कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक अहमद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जो लोअर मीडियम क्लास का रहने वाला, गोरखपुर के बड़हलगंज से निकलकर वो पढ़ाई करता है, फिर मेडिकल में सेलेक्ट होता है, सर्जरी में आ जाता है। उसी दौरान उसे एक अच्छी नौकरी, जिसको कहते हैं, जिसका सपना होता है नौजवानों का, कस्टम विभाग में सिविल सर्विसेज के थ्रू सिलेक्शन होता है और मुंबई में जाके नौकरी करता है। लेकिन अचानक उसे अपने घर, अपने लोगों और अपने समाज की याद आती है। वो वापस आते हैं और सर्जरी दोबारा शुरू करते हैं, लोग अस्पताल शुरू करते हैं और लोगों की खिदमत का एक जो सिलसिला होता है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है कि अभी उसमें कुछ कमी रह गई है। राजनीति में आते हैं। शायद आप बात समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जो सफ़र आपका शुरू हुआ है, एक मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा कि एक मीडियम क्लास फैमिली, वहाँ से एक सर्जन बनने तक कैसा सफ़र था आपका? देखिए, मैं तो महसूस करता हूँ कि अगर कोई इंसान जो भी बनना चाहे तो उसे बनने में कोई चीज़ रुकावट नहीं हो सकती है, बशर्ते कि उसके इरादे मजबूत हों। और हमने पढ़ाई के दौरान ही सोचा था, जो मैं बेसिक क्लास में था, 8वीं या 10वीं क्लास में था, तो मेरा ख्वाब था कि मैं सर्जन बनूं। और उसके तहत मैंने कोशिश की, इम्तहान दिए और कामयाबी भी हुई और मैं कामयाब रहा, सर्जन बनने में कामयाब रहा। जैसे अमूमन जो नौजवानों का ख्वाब होता है वो शहरों की तरफ जाना, मेट्रो की तरफ जाना। आपने बेच्चू से आपने बताया कि सर्जरी किया। एक बड़ी नौकरी, बड़ा शहर आपका इंतजार कर रहा था, उसे छोड़कर बड़हलगंज में जाके बैठना, क्या आपको लगता है कि निर्णय आपका सही था? देखिए, मुझे तो बनारस में बहुत बड़े अस्पतालों का ऑफर था, लखनऊ में और गोरखपुर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल का ऑफर था। मगर मैंने महसूस किया कि जहां मैं पैदा हुआ, जिस ज़मीन से मैं इस कामयाबी को हासिल किया, मेरी पहली जिम्मेदारी वहाँ की बनती है कि वहाँ के लोगों की खिदमत की। मैंने महसूस किया कि वहाँ कोई फैसिलिटी न होने की वजह से वहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कतें थी। शहर के लोग तो उनके बहुत सारे ऑप्शन थे, वो खिदमत ले सकते थे अस्पतालों के, मगर वहाँ ऐसी कोई ज़रिया नहीं था। तो मैंने बेहतर समझा कि जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ लोगों की खिदमत करूँ, और इसलिए मैंने वहाँ इस्टेब्लिश किया। आपने जब शुरुआत की और शुरुआत के बाद ऐसा आपका जो वो देखते हैं हम, तो कहीं रुके नहीं, दिन हो या रात, आप सर्जरी करते रहे, तमाम रिकॉर्ड्स आपके नाम आ गए। क्या कभी ऐसा लगा कि आपको लगा कि आप थक गए हैं, अब थोड़ा रुकना चाहिए, या फिर ये चलता रहेगा सिलसिला? और देखिए, करीब 1984 से हमने ये सफ़र शुरू की और आज 2016 हो गया है। तो मेरा तो ये पैशन है, खिदमत करना आवाम का, ख़ास तौर पर जो गरीब है, क्योंकि जिस कमिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, एक गरीब कमिटी से, तो उन लोगों में ख़ासा मेरा लगाव अभी तक है। तो गरीबों को खिदमत करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे और एनर्जी मिलती है। इसलिए थकान का तो कोई मतलब नहीं बनता और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की खिदमत इसी तरीके से करता रहूँ। आपका अस्पताल चल रहा था, है अभी, लोग आ रहे हैं, लोग आपको याद करते हैं, आसपास के इलाकों में आपका जिक्र होता है, ठीक था। अचानक ऐसा क्या कि राजनीति में आने का? देखिए कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान हमने अपने जो हमारा आइन है, संविधान है, उसका मुताला हमने किया और समाज की कामयाबी, नाकामयाबी, पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सब सारी जानकारी हमें हुई। और जब मैंने अपने समाज को देखा, अपने चारों तरफ अपने प्रदेश और देश को देखा, तो हमने ये महसूस किया कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिर्फ अमीरों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। गरीब बहुत ही गरीब बनता जा रहा है और प्रदेश में जिन सरकारों
जो सरकार जिस समाज की है वो समाज तरक्की कर रहा है। अगर सवर्णों की सरकार रही है तो वो तरक्की किए, पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो यादव बिरादरी तरक्की की, दलितों के नाम पर मायावती जी की सरकार आई तो जाटो बिरादरी तरक्की की। तो न तो पिछड़ों की तरक्की हुई न तो दलितों की तरक्की हुई। लोग बात तो गरीबों की, मुसलमानों की और सबकी करते हैं, मगर इनकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो वो लगातार कम होती चली जा रही है। तो मेरा ये सोचना था कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जो चाहे वो मरकज़ में हो, केंद्र में सरकार में हो या सूबे में हो, प्रदेश में हो, ये सभी सरकारें अपने आइन के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, अपने मैनिफेस्टो के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार ये बनाते हैं तो एक विशेष समाज की सरकार बन जाती है, आम आवाम की सरकार नहीं बनती है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो समाज में सबसे गरीब है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे लगा कि उसमें ये नाकामयाब हुए, तो मुझे लगा कि मैं एक ख़ास शोबे में लोगों की खिदमत कर पा रहा हूँ, और जब तक ये समाज पूरी तरीके से बदलेगा नहीं, जब तक गरीबों की हिस्सेदारी नहीं बनेगी, तब तक समाज न बेहतर होगा न ये प्रदेश और देश तरक्की करेगा। तब मैंने महसूस किया कि ये तभी मुमकिन हो सकता है कि हम नए सिरे से एक पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत करें, पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करें, जिसका जो मुख्य उद्देश्य हो, मकसद हो, वो है जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो बहुसंख्यक समाज में जो अति पिछड़ा अति दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम वर्ग हो, ये सबसे पिछड़ा हुआ है, तो इसकी तरक्की हो। और पीस पार्टी का वजूद में आने का मकसद यही है और इसी के लिए पीस पार्टी काम कर रही है। जब आपने पार्टी शुरू की थी उस वक्त की अगर हम बात करें तो एक नाम था आपका, एक फेम था, उस पूरे पुरजवार में अगर हम बात करें तो तकरीबन सारे, यहाँ तक अगर मैं कह दूं कि राजनीतिक दलों की भी निगाहें आप पर थी, आपकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था कि आप किसी राजनीतिक दल में शामिल हो, वहां अपनी बात धड़ल्ले से कहें या उससे कहें, मुकाबले ये कि आप शुरुआत करें, फिर मेहनत करें और एक मुकाम तक ले जाएं। क्यों नहीं आप किसी राजनीतिक दल में शामिल हो कि जो बात आप कर रहे हैं इसी स्टैंड की बात करते हैं? देखिए, ये तो लोगों की जो सोच है, खास तौर पर मुसलमानों की मैं बात करूं जो पिछड़े हुए हैं, और जो अति पिछड़े अति दलित हैं, जो बहुसंख्यक समाज के हैं। तो आज करीब करीब उत्तर प्रदेश में 72 मुसलमान विधायक हैं और 100 के करीब अति पिछड़े और अति दलित वर्ग के विधायक हैं। और मुसलमानों ने मुसलमान विधायक इसलिए बनाया कि ये हमारे समाज का है, जाकर के हमारे समाज के बारे में बात करेगा, हमारे तरक्की का रास्ते खोलेगा, हमारी हिस्सेदारी दिलाएगा। और यही उम्मीद अति पिछड़े अति दलित समाज के लोगों ने किया, और इसीलिए लोग अपने समाज को वोट देते हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा विधायक या मंत्री न तो मुस्लिम समाज का और न ही अति पिछड़े अति दलित समाज का है जो विधानसभा के अंदर बोला भी हो अपने समाज के विकास के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, कि उसकी बुनियादी दिक्कतें क्या है, वो कैसे डेवलप कर सकता है। जितने हैं वो सभी जिस भी दल में हैं अपने नेतृत्व की गुणगान सिर्फ करते हैं, बखान करते हैं, उसकी पॉलिसी की बखान करते हैं। तो वो जबान उस अपने समाज का नहीं होता, बल्कि वो जबान उन पार्टियों का होता है, पॉलिसी उन पार्टियों की होती है जिस पार्टी से वो चुने जाते हैं। तो शायद उनको हिम्मत न हो अपनी बात रखने का, और शायद उनको बोलने का इजाजत न हो। तो मैं समझता हूं कि जो मुसलमान विधायक, जो मुसलमान अपने को कहला नहीं सकता, जो निषाद विधायक अपने को निषाद कहला नहीं सकता, अपने समाज की यही तवक्को की जाती है कि अपने इलाके का, अपनी जनता का, अपने समाज की दिक्कतें वो रखें, अपने नेताओं को रखें ताकि उसकी कुछ हल निकले।
तो मैं दोषी ज्यादा इन विधायकों को देता हूं कि ये चापलूसी में लगे रहते हैं, न कि अपने समाज को, अपने एरिया के विकास के बारे में बात करते हैं। तो उन नेताओं को भी उस समाज के दिक्कतों के बारे में पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ तारीफ किया करते हैं कि आपकी तारीफ इतनी बढ़िया पॉलिसी है, समाज बड़ा खुश है, बहुत डेवलप कर रहा है। तो मैं समझता हूं गुमराह करने का ही काम करते हैं। तो उन दलों में रह करके मैं भी एक तोता नहीं बनना चाहता कि जो सिखाया जाए वो बोले, वो मुमकिन है नहीं। क्योंकि अगर इससे मुस्लिम विधायक मंत्री या अति पिछड़े के विधायक मंत्री बनने से अगर समाज का समाधान हुआ होता तो सच्चर कमेटी ये नहीं कहती कि मुसलमान आज दलितों से भी बदतर हो गया है। आप आवाज उठा रहे हैं ईमानदारी के साथ? आवाज उठा रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मौका मिलता है, जितना भी हमें विधानसभा में वक्त मिलता है, जो भी मुझे कहना है, आज मैं बिल्कुल बेहिचक, बिना किसी डर के, दबाव के मुसलमानों की बातें, समाज के जो अति पिछड़े, अति दलित वर्ग हैं, जो भी उन पर जुल्म हो रहा है, उनकी बातें वो पूरी रखने का मैं कोशिश कर रहा हूं। सरकार माने न माने उसकी मंशा है, क्योंकि आज तो सत्ता उनके हाथ में है। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां, खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात करें, इल्जाम आप पर है कि आप ऐसे जो है मुद्दे उठाते हैं जो ज्वलंत हो, जिसका कोई हल ना हो, और एक भड़काऊ, जिसको कह लीजिए भड़काऊ मुद्दे आप ज्यादा हवा देते हैं उसमें। मैं तो यही तो नहीं करता, मैं तो यही नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने कमिटमेंट किया है अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान कि जितने बेगुनाह मुसलमान अगर जेलों में बंद हैं उससे आप छोड़े जाएंगे, तो क्या ये गलत डिमांड है? आपने कहा था मैनिफेस्टो में अपने कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे ताकि वो भी आबादी के हिसाब से उनकी सहभागिता बने, वो कम खराब बात है? मैं ये कहता हूं कि मदरसे में अभी तक इम्तहान मदरसों में हुआ करते थे, मदरसा बोर्ड की एग्जामिनेशन, तो आप दूर गैर मुस्लिम इलाकों में जहां पर्दा नशीन औरतें कैसे जाएंगी, वहां मैं गलत बात कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि दंगे में आप सरकार और भाजपा मिलकर दंगे करा रही है, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है तब से दंगा हो गई है। और 2014 में ये समाजवादी सरकार हार गई है, अब दंगा नहीं हो रहा है। तो कौन सी ऐसी मौका है कि सरकार अगर पहले महीने से अप्रैल से बनी तो अप्रैल से दंगा शुरू हुआ और 2014 के चुनाव तक लगातार हर महीने हर जिले में होता रहा, और जब सरकार चुनाव हार जाती है तो अब दंगा नहीं होगा। मैं तो दावे के साथ उसी वक्त कहा था कि अब दंगा नहीं होगा, विधानसभा में हमने कहा था, और आज फिर कह रहा हूं कि जब तक 2017 का चुनाव हो जाएगा तब तक दंगा नहीं होगा। मैं यही सरकार से जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मैकेनिज्म थी जिससे सरकार बनते ही समाजवादी का पूरे प्रदेश में दंगा शुरू हो गया, और वो कौन सी मैकेनिज्म आज बदल गई है जिससे दंगा अब नहीं हो रहा है 2014 से 17 आप बीजेपी और सपा की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। मैं बोला हूं विधानसभा के अंदर, विधानसभा में रिकॉर्ड है, मैं बोला हूं इसको कि अगर ये नहीं है, और अभी ये जो विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट है, ये दोनों की मिलीजुली साजिश है, ये दोनों ने साजिश की। ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं कि एसपी इनकी बात नहीं मानता, ये कहते हैं तहसीलदार इनकी बात नहीं मानता, डीएम इनकी बात नहीं मानता। आप ये बताओ, जिला पंचायत के लिए इस सबको उठा ले जाते हैं एसपी, गुंडई करते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विरोधियों को उठा ले जाते हैं, जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। तो ये मनसा नहीं है, ये तो मनसा है। इस कैसे सरकार अपने आप को कह सकती है कि हम दंगा कराने में शामिल नहीं हुए हैं? नहीं, अगर आप बीजेपी और सपा के मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव अलग लड़ती हैं, सत्ता हासिल करने के लिए रहती हैं, क्या ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों मिलीभगत में भी रहें और चुनाव भी लड़ें? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये बताइए कि राजनाथ सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे 2009 में गाजियाबाद से, तो वहां प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर लड़ रहा था, वहां से निषाद समाज, रामभुआल निषाद प्रत्याशी थे सपा के, तो मजबूत और विनय तिवारी को दिया था बसपा ने टिकट, ब्राह्मण को, है नहीं? सब निषाद समाज 3 लाख है, 3.5 लाख मुसलमान है, वो जीत रहा था रामभुआल निषाद, और योगी आदित्यनाथ हार रहा था। तो आप हमें बता दो कि फिर निषाद का टिकट काट करके एक दूसरे ब्राह्मण को टिकट क्यों दिया भाई?
तो आपका ये कहना है कि ये सेटिंग गेटिंग फार्मूला मैं क्यों दिया? दूसरे दिन यहां राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, ब्राह्मण के कैंडिडेट के बसपा ने दिया यहां से। अभी 2012 की बात कर रहा हूं मैं, 2014 की बात कर रहा हूं। राजनाथ सिंह यहां चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर ये एक बसपा ने ब्राह्मण को टिकट दिया, तो समाजवादी पार्टी फिर ब्राह्मण को क्यों टिकट दे रही है? हमें ये बता दीजिए, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ उनके परिवार के लोग जीत जाते हैं और उनके एक टिकट से एक भी कोई व्यक्ति नहीं जीतता? ये कौन सा तरीका है, मुझे बता दीजिए आप। मतलब आपका इल्जाम ये है? मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप क्यों नहीं? क्योंकि समाजवाद भाजपा ने उनके प्रत्याशियों को, उनके घर के प्रत्याशियों को जिताया। इस बात को जनता तक कैसे ले जाएंगे आप? भाई आप ही मीडियम हो, आप जो कह रहे हो जनता तक पहुंचाओगे। मेरे पास तो दलील देता हूं मैं तो ये कहता हूं कि ये कहते हैं कि मैं भाजपा से मिलकर कहता हूं, मैं तो एक दलील तो लाओ, मैं तो आपको 10 दलील दे दूं, लगातार दलील दे दूं मैं। ये भाजपा से मिले नहीं है तो क्या है भाई? अभी मुलायम सिंह जी आए थे यहां पर, मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे पता है कि मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया था, आप लोगों ने सबने कवर किया, मगर मोदी जी कहें तो मैं नाम बताऊं? आप बता दो मुझे आप। ये कहते हैं 3 लोग इन्वॉल्व हैं, अगर मोदी जी कहें तो मैं बताऊं। बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। अरे बलाट जी को वो तो खुद बोले हैं ना, ये तो अखबारों में छपा। भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तो सही कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मुजफ्फरनगर का दंगा कराया किसने। मुलायम सिंह ने यही लोहिया पार्क में सब बालानिया सबसे कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी कहें तो मैं बताऊं नाम। अभी बताओ कि कोई भी कत्ल के मुलजिम को छुपाना ये कत्ल के बराबर अपराध है। ये समाजवादी सरकार मुलायम सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उनसे पूछताछ क्यों नहीं, जेल में क्यों नहीं भेज रही है? जो ये कह रहे मुलायम सिंह गठबंधन बिहार से छोड़ के चले आए और वहां कह रहे हैं कि साहब यहां भाजपा की हवा चल रही है। ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मिली भगत या कोई और वजह है जो मुलायम? मिली जुली साजिश है हुजूर, ये तो बिल्कुल मिली जुली साजिश है। ये तो समाजवादी पार्टी, ये तो बिल्कुल साफ है। पीस पार्टी यही तो कहती है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का और भाजपा का जिताने हराने का खेल चलता है, गठबंधन चलता है, और चुनाव हो जाने के बाद बसपा और भाजपा मिलकर सरकार बनाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में बिल्कुल एक पैसे का फर्क नहीं है। ये सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक मुसलमान, अब मुसलमान को बहुत हमदर्दी मायावती जी को दिखाई देती है, और जब सत्ता में रहती हैं तो मुसलमान ने कट्टरपंथी दिखाई देता है। ये कहती है मुसलमान जीत न जाए इसलिए मैं भाजपा को वोट ट्रांसफर करती हूं। तो 3 बार सरकार बनाने के बाद ये मुसलमानों को वोट लेना चाहती है। क्या आपको लगता है कि ये इसका रास्ता, मुसलमानों की स्थिति का जो उबारने का रास्ता, जो पिछड़ा है मुसलमान, जो गरीब है मुसलमान, या पढ़ नहीं रहा है या उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसको उबारने का रास्ता सिर्फ राजनीति है? इसके अलावा कौन सा हो सकता है? अभी चुनाव हुआ है, पीसीएस में पिछले साल पीसीएस में 50% से ज्यादा यादव लोग चुनाव सिलेक्ट हुए हैं। 30 साल पहले, 20 साल पहले जब सरकार में नहीं थी तो 2% 3% होते थे, आज 50% से ज्यादा यादव लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर लेखपाल का चुनाव हो रहा तो 50% यादव लोग हो रहे हैं। दरोगा का चुनाव हो रहा 50% यादव लोग हो रहे हैं। अगर सिपाही का चुनाव होता तो 50% यादव लोग हो रहे हैं। तो मैं कंप्लीट कर लूं। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप एक सर्वे करवा लीजिए, यादव लड़के को पूछ लिए, 10 यादव लड़के से पूछ लिए कि भाई तुम पढ़ रहे हो इंटर में, तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो कहेगा साहब मुझे नौकरी मिलेगी। किसी जाटो समाज के लड़के से पूछ लीजिए कि तुम पढ़ रहे हो 10 लड़कों से तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो 80% 8 लड़के कहेंगे नौकरी मिलेगी। अब वही मुसलमान 10 लड़कों से पूछिए कि तुम पढ़ रहे हो, तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो 10 में से 10 कहेंगे कि साहब तासुब होता है, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। एजुकेशन के लिए, कामयाबी के लिए, मेहनत के लिए, एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए एक इंसेंटिव होना चाहिए कि जो मैं
पढ़ रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग। मुसलमान लड़के के जहन में जब ये बैठ गया है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी और उसके साथ तासुब होता है, मैं नहीं कहता, सच्चर कमेटी भी कहती है कि 1/3 सरकार के फैसले वो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और सरकार में बैठे जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, 1/3 मुसलमानों के खिलाफ फैसला करते हैं, उनको आतंकवादी समझते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। तो ये मैं तो नहीं कहता ना भाई, सच्चर साहब मुसलमान नहीं थे, मगर रघुनाथ मिश्रा साहब जो सुझाव दिए हैं मुसलमानों की तरक्की का, ये सरकारें लागू क्यों नहीं करती? अगर ये भेदभाव नहीं करती, ये सरकारें सांप्रदायिक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मुस्लिमों की हितैषी करती है तो रघुनाथ मिश्रा का रिपोर्ट लागू करे। आज जो वादा 18% नौकरी का किया दे, जो 18% नौकरी दे कि मुसलमान पढ़ेगा, वो भी तैयारी करेगा, वो भी दौड़ेगा, मगर उसे मालूम है कि हमें कुछ हासिल नहीं होना है तो क्यों पढ़ेगा? तो राजनीति इसका रास्ता है भाई। राजनीति से ही जब समाज का विकास होता है तो जिन वर्गों को, चाहे वो बहुसंख्यक समाज का अति पिछड़ा अति दलित वर्ग है जो 40% है, उसकी भी हिस्सेदारी 1 से 2% है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पर भेदभाव होता है, उसी तरीके से अति पिछड़े अति दलित वर्ग को जात के नाम पर भेद। आज भी उसके साथ लोग बैठ करके खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसके गिलास में बैठते नहीं है लोग, आज से उससे बराबर नहीं समझते। तो ये कब खत्म होगा? ये सरकारों की जिम्मेदारी, ये खत्म करे, उनको सहूलत दे, उनको मौका दे, फराहम करे कि वो आगे बढ़े। नहीं, जो जिन दलों की बात मैं कर रहा हूं या जिन दलों की आपने बात की, कभी आपने अपनी तरफ से कोशिश की उनसे बात करने की या मुद्दे पहुंचाने की या उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठाने की कोशिश की कि आइए बैठ के बात करते हैं? कई बार कर चुकी, एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। कौमी एकता दल से, उलमा काउंसिल से और MIM से। MIM को तो हमने सीट छोड़ी थी, हमने कहा 3 बाई इलेक्शन है, 2 में हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, 1 में आप लो, मगर वही लेंगे जहां हम चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो वो तो एक अलग इश्यू है। फिर भी मैं कहता हूं कि सब लोग मिलकर के हमें चुनाव लड़े, चुनाव में हिस्सा ले। उम्मीद की जा सकती है कुछ आगे किसी तरीके के गठबंधन की या बातचीत की? देखिए, उम्मीद तो मैं तो मुसलमान हूं, उम्मीद ना उम्मीद तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह की जात से कुछ भी हो सकता है, मगर आपके माध्यम से, आपके जरिए मैं सबको दावत देता हूं, चाहे वो उलमा काउंसिल हो, चाहे कौमी एकता दल हो, चाहे MIM हो, क्योंकि हमारे आपस में लड़ने से कुछ हासिल होने का नहीं है। और इन तीनों दलों को कोई राजनीतिक दल अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। मैं जिन भी दलों से बात किया हूं, कोई राजनीतिक दल गठबंधन के नाम पर इन लोगों को अपने साथ लेना नहीं चाहता, क्योंकि किसी के चेहरे खराब है, किसी के एजेंडे खराब है, किसी की बातचीत खराब है, किसी के मुद्दे अच्छा नहीं है जो सारे समाज के लिए हो, जो गरीबों के लिए हो। तो पीस पार्टी ऐसा न कभी भड़काऊ बात करती है, पीस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान के लड़ाने की बात नहीं करती। हम उन लोगों की बात करते हैं जो समाज के सबसे कमजोर हो, उसमें मजहब का और मसलक का और जात बिरादरी और किसी चीज का कोई मतलब अहमियत नहीं रखता। प्री अलायंस अगर पॉसिबल हुआ तो आप समाजवादी पार्टी, BSP और BJP में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, BJP के साथ जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी हमारे लिए हराम के बराबर है। किसी तरीके का रिश्ता हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए जो हराम की अहमियत रखती है, उस तरीके का है। और BJP से तो सोचना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी, बसपा अगर ये अलायंस करती आती हैं तो बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। हमको बहुत ज्यादा सीटें नहीं चाहिए ना, बहुत ज्यादा। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं कोई उल जुलूल बात नहीं करता। भाई, क्या वोट 2000 में पाए हैं, उसी रेशियो में हम लोग सीटों का समझौता कर लें। विधायक के नंबर पर चाहे उसमें समझौता कर लें, सीटों का बंटवारा कर लें। जो भाई एक फंडामेंटल है, जो बुनियाद है, चाहे तो वोट के परसेंटेज के नाम पर सब लोग समझौता कर लें। भाई, कुछ तो बेसिस होना चाहिए, या तो विधायक के नंबर के हिसाब से समझौता सब लोग कर लें। आप पर या आपके कार्यकर्ताओं पर ये जो इल्जाम एक तरीके से आता है कि आप CM बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के।
भाई राजनीतिक दल है तो पीस पार्टी सरकार में तो आना चाहती है। अगर सीएम अब सीएम क्यों बनना है? पीएम बनना चाहूंगा, सीएम क्यों बनना चाहूंगा? सीएम भी बनना चाहूंगा, पीएम भी बनना चाहूंगा। अगर इस देश में कमजोरों को उनका हक दिलाना है, इस देश के जो चेहरा है, सांप्रदायिक चेहरा है मोदी ने जो फैला दिया, अगर उसे खत्म करना है, समाज का 40% अति बहुसंख्यक समाज का, पिछड़ा अति दलित समाज को जो मजहब के नाम पर छुआछूत का जो शिकार है उससे खत्म करना है, तो हमें पीएम बनना पड़ेगा। अब पीएम बनूंगा इंशाल्लाह, सीएम बनूंगा इंशाल्लाह। मैं अगर अल्लाह से उम्मीद करूं तो छोटी मोटी क्यों करूं? छोटी मोटी लड़ाई के लिए नहीं आया हूं। बीजेपी अगर समर्थन करे आपको सीएम बनने के लिए, अजीब सवाल है। नहीं, बिल्कुल समर्थन कौन होगा, उस वक्त के हालात क्या होंगे, उस वक्त फैसला लिया जाएगा। अभी तो हमारी 2017 में मिल करके चुनाव लड़ने की हालात है। इसके बाद अभी हम लोग फैसला करेंगे कि पीएम सीएम कौन होगा। जब हम लोकसभा में पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उस वक्त क्या हालात होगा, बीजेपी की क्या हालत होगी, उस वक्त देखा जाएगा। अभी तो वो मुझे लगता है फिलहाल वो सवाल बहुत हालात के हिसाब से, आज के हालात से। जेके चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस बेबाकी से आपने जवाब दिया, इसी बेबाकी से आपकी राजनीति भी चलती रहे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमसे बात की और हमारे हर सवालों का जवाब दिया। और अगले हफ्ते किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।